वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत है और स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोट जारी किया गया, जिसमें राज्य कर्मचारियों या अधिकारियों को स्थानांतरण संबंधित दिशा निर्देश है उसके संबंध में एक नीति तैयार करने के लिए आदेश दिए गए हैं। और क्या क्या इसमें जो मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये कि स्थानांतरण संबंधित जो भी दिशा निर्देश है वो जारी करने के लिए विभाग को भेजने का इसमें परामर्श दिया गया कि यथाशीघ्र इसके लिए जो भी निर्देश है वो जारी किए जाएंगे और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है वो विकसित किया जाएगा, जिसपे चुनाव इसमें स्थानांतरण से संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। अब क्या क्या इसमें जो प्रस्ताव है या दिशा निर्देश है स्थानांतरण के संबंध में, तो पहला तो है कि स्थानांतरण दिशा निर्देश समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्डों, निगमों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित और अराजपत्रित यानी समस्त लेवल और संवर्गों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इसके अलावा दूसरा है कि दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल, प्रोबेशनरी पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कर्मचारियों पर ही लागू होंगे। यानी जो स्थानांतरण है वो प्रोबेशन पूरा होने के बाद ही होगा। प्रोबेशन के दौरान यानी प्रशिक्षण काल के दौरान किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है कुछ जो ये निर्देश है किन किन पे लागू नहीं होंगे, तो राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े जो भी कर्मचारी अधिकारी होंगे उन पर ये लागू नहीं होंगे। अब अगला है कि स्थानांतरण प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले तो विभाग अपने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति का स्टेक होल्डर्स या लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधिगण से चर्चा के उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा निर्देशों को सम्मिलित करते हुए सर्जन करेगा, यानी नियम बनाएगा। इसमें क्या होगा, विभाग द्वारा सर्जित स्थानांतरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत, यानी जो भी विभाग है नीति बनाएगा वो उसको सक्षम जो भी स्तर है उससे अनुमोदित किया जाएगा। उसके बाद में प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवाई जाएगी और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ये नियम लागू होंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद, यानी कुछ पद ऐसे जैसे अभी नियुक्ति प्रक्रिया है वो काउंसलिंग के द्वारा होती है, तो स्थानांतरण में भी काउंसलिंग के द्वारा किए जाने के संबंध में जो भी पद या स्थान वगैरह होंगे, जो भी संभावित रिक्त पद वगैरह होगा, उसका विवरण है प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो जो भी विभाग है उसमें जितने भी पद रिक्त है उसकी सूचना है 15 जनवरी तक है वो विभागीय वेबसाइट वगैरह पे प्रकाशित की जाएगी, ताकि कर्मचारी को पता चले उस विभाग में किस किस स्थान पे पद रिक्त है। और विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद में विभागों के स्तर पर तैयार नीति या निर्देशों में राजपत्रित या अराजपत्रित कर्मचारियों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं और महत्वों को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक पृथक व्यवस्था की रखी जाए, यानी अलग अलग व्यवस्था होगी और ये काम ऑनलाइन होगा। सबसे पहले जो भी वेबसाइट वगैरह उस पर 15 जनवरी तक जितने भी रिक्त पद है उसकी सूचना प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद में अलग अलग विभाग की तरफ से अलग अलग जो भी स्थानांतरण नीति या नियम है वो बनाए जाएंगे। खास करके प्रोबेशन में जो है उनके किसी भी हालत में स्थानांतरण नहीं होगा। अगला है कि विभाग अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए, यानी जैसे बहुत बड़े विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो काफ़ी बड़ा विभाग है, तो उसमें कैटेगरी ए और बी यानी ए बी श्रेणी बने या कैटेगरी बना करके जिन विभागों में 2000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत है उन विभागों में श्रेणी ए में रखा जाएगा और 2000 से कम कार्मिक वालों को श्रेणी बी में रखा जाएगा। यानी तो जो भी बड़े विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो 2000 के बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में कर्मचारी है तो उनको ए श्रेणी में रखा जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सुझावों और विचार विमर्श उपरांत स्थानांतरण हेतु गाइडलाइंस तैयार की गई और ए श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस को सहमति समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेक होल्डर या लाभार्थियों या कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर, यानी पहले तो जो भी सरकार द्वारा या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जाएगी उसके अनुसार जो भी कर्मचारी है उनके संगठनों से प्रतिनिधियों से बातचीत करके स्थानांतरण नीति तैयार की जाएगी और जिसका प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से अनुमोदन किया जाएगा। और बी श्रेणी के विभागों के लिए उसमें प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ही स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। हालांकि बी श्रेणी के विभाग भी अपने विभाग की विशिष्टता यानी विशेष कुछ परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ बदलाव वगैरह के सुझाव है वो दे सकते हैं। और कार्मिकों का स्थानांतरण समकक्ष पदों पर ही किया जाएगा, उच्च या निम्न पदों पर नहीं किया जाए। स्थानांतरण हमेशा सेम पोस्ट पर ही किया जाएगा। जैसे मान लो शिक्षक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक है, तो उसका जो स्थानांतरण है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक के पद पर स्थानांतरण किया जाए, तो ये भी विशेष बात होगी।
विभाग में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पद स्थापित रखा जाए। और जिस विभाग में ग्रामीण क्षेत्र या कार्यालय पद नहीं है, ये उन पर लागू नहीं होगा। यानी सीधी सी बात है कि कर्मचारी जो नवनियुक्त जो भी कर्मचारी वगैरह है, उनको अपनी सेवा में कम से कम 2 साल है वो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी ड्यूटी देनी पड़ेगी। मान लो कोई ऐसा विभाग है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कोई पद नहीं है, उसकी बात अलग है। बाकी सामान्य रूप से प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सेवा में कम से कम 2 वर्ष है वो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देनी पड़ेगी। उसके बाद में विभाग द्वारा DOIT से संपर्क कर अपनी आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन पोर्टल का सृजन करवाया जाएगा। यानी ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से ये सारा काम होगा, जिसमें 15 तारीख तक है वो पोस्ट रिक्त है, उसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद में कर्मचारियों से अपने स्थानांतरण के जो भी प्रस्ताव वगैरह है वो भी ऑनलाइन मांगे जाएंगे। हालांकि ऐसा प्रयास पहले भी हुआ था, साला दर्पण पे स्टाफ लॉगिन के माध्यम से स्थानांतरण के संबंध में एप्लीकेशन वगैरह मांगी गई थी। तो इस तरीके से जो DOIT यानी सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग उसके प्रस्ताव के अनुसार तकनीकी प्रावधान करते हुए एक वृहद ऑनलाइन पोर्टल है वो सर्जित किया जाएगा। और 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल या वेबसाइट पर स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों या संभाव्य रिक्त पदों को प्रदर्शित किया जाएगा। और स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में, यानी जो भी फॉर्मेट होगा उसमें सारी जानकारी या वैकेंट पोस्ट को देखने के बाद प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यानी एक तरह से टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा, फिक्स होगा कि जनवरी माह में रिक्त पदों की सूचना प्रकाशित की जाएगी और फरवरी में आप आवेदन कर पाएंगे और आवेदन के अभाव में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि आपको स्थानांतरण करवाना तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन उस पोर्टल पर करना होगा। और स्थानांतरण आवेदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित स्थान या जिला जो भी है, जैसी भी स्थिति है, स्थानांतरण तो उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, यानी जो भी निर्देश विभाग के स्तर पे या प्रशासनिक सुधार आयोग की तरफ से या जो भी निर्देश है वो उनके अनुसार 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। जैसे काउंसलिंग जो होती है नियुक्ति के समय, अब ट्रांसफर के समय भी काउंसलिंग का एक प्रोसेस होगा और इसके माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। और अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और उसके बाद में आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। यानी जो कर्मचारी आवेदन करेगा वो ही काउंसलिंग में भाग लेगा और उसी के अनुसार उसकी स्थानांतरण होगा। और विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई में स्थानांतरण हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको दी जाएगी? जैसे अभी नवनियुक्त कर्मचारियों की काउंसलिंग होती है, यानी उनकी नियुक्ति होती है, तो उस समय भी काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग में जैसे अभी वर्तमान में दिव्यांगजन है, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह, इनको प्राथमिकता दी जाती है। उसी अनुसार स्थानांतरण में भी जो काउंसलिंग होगी उसमें दिव्यांगजन है, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, यानी मान लो दोनों सेवा में है तो उनको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों को या शहीद के आश्रित परिवारों को या दूरस्थ जिलों डार्क जोन में कार्यरत कर्मचारियों को उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा उसके बाद में जो शेष आवेदक रहेंगे उनको काउंसलिंग में बुलाकर पारिवारिक परिस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुण अवगुण पर विभाग के स्तर पर सक्षम निर्णय करके स्थानांतरण किए जाएंगे। अब किन किन को असाध्य बीमारी में क्या क्या शामिल होगी और पति पत्नी पीड़ित होने पर किसको प्राथमिकता दी जाएगी? यानी मान लो कोई कर्मचारी खुद या उसका जीवन साथी अगर पीड़ित है, इन रोगों से पीड़ित है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी दुर्बल बीमारियां जो जैसे कैंसर है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, हृदय चली चिकित्सा है, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी वगैरह है, डायलिसिस वगैरह है, ऐसे अगर कोई पेशेंट है या कोई कर्मचारी जिसके जीवन साथी इस तरह की बीमारी से पीड़ित है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा किसी को गुर्दा यानी किडनी या लीवर का दान किया गया हो ऑपरेशन से प्रथम 3 वर्ष के लिए, तो उनको वरीयता दी जाएगी। मनोचिकित्सा रोग के लिए, लकवा के लिए, स्थायी निःशक्तता के लिए, परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं उनके लिए, अंधेपन के लिए, मूक बधिर के लिए या मानसिक निःशक्तता या इस तरह के जो भी कर्मचारी है, ऑटिज्म वगैरह है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित नहीं रह जाए। यानी ऐसा नहीं होगी उस कार्यालय के या उस विद्यालय के सारे कार्मिक है वो ट्रांसफर हो जाए और वो विद्यालय या कार्यालय खाली हो जाए। कुल मिलाकर के वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए स्थानांतरण किया जाएगा। यानी एकल कार्मिक वाले जो भी कार्यालय होंगे उसका उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जाएगा। मान लो जैसे किसी विद्यालय में एक ही कर्मचारी है और वो अपना स्थानांतरण करवा लेगा तो विद्यालय बंद होने की स्थिति हो सकती है। तो उस स्थिति में पहले वहाँ उसका रिप्लेसमेंट होगा, यानी कोई कर्मचारी दूसरे किसी की व्यवस्था होगी तभी उसको रिलीव किया जाएगा। विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। और दूरस्थ जिलों, डार्क जोन वगैरह में जो भी कार्यरत है कार्मिक है उनकी एक निश्चित सेवा अवधि के उपरांत है उनको स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण किस किस का होगा? यानी कार्मिक स्थानांतरण तो वर्तमान पद स्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही आवेदन कर सकेगा। यानी सीधी सी बात है कि
जो भी कार्मिक है, पहली बात तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में 2 वर्ष की सेवा देनी पड़ेगी। प्रोबेशनर है तो 2 साल प्रोबेशनर पूरा होने के बाद, और 2 साल की पूर्ण अवधि की जो भी गणना है वो 1 अप्रैल को मानी जाएगी। यानी 1 अप्रैल तक उनको 2 साल पूरे हो जाने चाहिए। अगर उस तक में 2 साल पूरे नहीं होते तो उस स्थानांतरण की आवेदन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। अर्थात किसी वर्ष विशेष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा। परंतु विशेष श्रेणियों में 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण कर सकें। यानी विशेष श्रेणी में कौन कौन आएंगे? दिव्यांगजन है, विधवा है, परित्यक्ता है, एकल महिला है, तो इनका 2 वर्ष से पूर्व ही आवेदन कर सकती है। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड द्वारा असाध्य पीड़ित होने पर, जिसमें कौन कौन शामिल है? खुद अगर कार्मिक पीड़ित हो, उसका पति या पत्नी पीड़ित हो, या उसके आश्रित संतान या माता पिता पीड़ित हो, जैसे इसमें अभी बताया था दुर्लभ बीमारी जैसे कैंसर है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, गुर्दा या लिवर दान किया गया हो, या मनोचिकित्सा रोगी हो, लकवा ग्रस्त हो, या स्थायी निशक्ता हो, ब्लाइंड हो, मूक बधिर हो, या अन्य किसी ऑटिज्म वगैरह की जो भी समस्या हो, तो ऐसे कार्मिक है वो 2 वर्ष की समय अवधि से पहले ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जो अलग अलग जगह पदस्थापित हो, जहाँ तक संभव हो उन्हें एक जिले में जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरित किया जाए। यानी पति पत्नी दोनों सेवा में तो उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा शहीद के आश्रित परिवार के सदस्य होने की स्थिति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो डार्क जोन में या डार्क एरिया में कार्यरत कर्मचारी है, उन्होंने जो भी नियत अवधि कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण, यानी जो अभी कई कार्मिकों का प्रशासनिक कारणों से जो भी स्थानांतरण होता है, उसके संबंध में कार्मिकों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो, तो प्रशासनिक आधार पर उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा, यानी जीओ किया जा सकेगा, गवर्नमेंट ऑर्डर किया जा सकेगा। परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जाएगा। यानी किस स्थिति में किया जाएगा? सामान्य रूप से तो 3 वर्ष से बाद में किया जाएगा, लेकिन 3 वर्ष से पहले कि अगर किसी कार्मिक के खिलाफ में कोई गंभीर शिकायत हो और प्रथम दृष्टया सही पाई गई है, तो उसका स्थानांतरण है वो 3 साल से पहले किया जा सकेगा। उनका जीओ होगा, यानी प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण हो सकता है। उसके अलावा कार्मिक के विरुद्ध अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन है तो उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा, ताकि उसकी जो भी जांच है वो प्रभावित नहीं हो। या कार्मिक की पदोन्नति होने पर जहाँ तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा स्थानांतरण तो विशेष प्रकरण है, कौन कौन से होंगे? तो जैसे विशेष प्रकरण में कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में, या किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पदस्थापित किया जाएगा। न्यायालय से संबंधित मामले होंगे, न्यायिक जुडिशियल प्रकरण होंगे उनमें, या पद मान लो समाप्त हो जाता है किसी कार्यालय में, या कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में, तब भी उनको स्थानांतरण किया जाएगा। या नवनियुक्त कार्मिकों को यथासंभव विभाग में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर ही पदस्थापित किया जाएगा। और एपीओ वाले जो भी मामले होंगे उनमें स्थानांतरण या पदस्थापन है प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। इसके अलावा सामान्य निर्देश में ऐसे कार्मिक है जिनकी स्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम अवधि रह गई है तो भी उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। परंतु यदि कार्मिक स्वयं स्थानांतरण की इच्छुक हो तो बात अलग है, उसका किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। यानी एक बार स्थानांतरित होने के बाद में 2 वर्ष तक उसको दूसरे कार्यालय में काम करना पड़ेगा। 2 वर्ष के बाद ही वो वापस उस कार्यालय में आ सकता है। और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। 5 वर्ष के पश्चात स्थान बदलने की प्रक्रिया प्रावधान अनिवार्य नहीं है, लेकिन कार्यालय या अनुभाग में निरंतर 5 वर्ष ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानांतरण कर दिया जाए और कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। यानी 5 वर्ष से अधिक का समय तो भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। और स्थानांतरण समान पद पे होने, यानी ये तो पहले भी आ गया कि स्थानांतरण है वो हमेशा समान पद पे ही होगा, अन्य पद के विरुद्ध में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। और कार्य व्यवस्था को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जैसे अभी कुछ केस ऐसे आते हैं कई बार कि कार्य व्यवस्था के लिए शिक्षण व्यवस्था वगैरह में टीचरों को एक जिले से दूसरे जिले पर भेज दिया जाता है, तो वो नहीं होगा। और यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में, यानी जो ट्राइबल एरिया वगैरह टीएसपी एरिया में, उसमें कार्मिकों के स्थानांतरण के मामले में जो भी नियम है वर्तमान में वो लागू रहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में, टीएसपी से नॉन टीएसपी वगैरह में, उनमें भी जो भी नियम है वो लागू रहेंगे। और इस सब प्रक्रिया में जो पर्यवेक्षण होगा, सुपरविजन होगा, वो संबंधित जो विभाग या उपक्रम जो या स्वायत्त संस्था है उसके कार्मिकों के स्थानांतरण के बारे में निरस्त करने के साथ साथ स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध में
कार्रवाई अमल में ली जाएगी। नहीं, अगर मान लो जो भी निर्देश है उसी के अनुसार स्थानांतरण होगा। अगर नियम विरुद्ध किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग का निरीक्षण करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो नियम या संभावित नियम है जिनके आधार पर राज्य कर्मचारी के सरकार के जो भी कर्मचारी है उनका स्थानांतरण किया जाएगा, जिसमें सभी शामिल है। यानी कौन कौन शामिल है? जिसमें उपक्रमों में, राजकीय विभागों में, उपक्रमों में, बोर्ड और निगमों में या स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत जो भी कार्मिक है, ये सभी पे लागू होगा। हालांकि अभी ये नियम बन रहे हैं, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है वो विकसित किया जाएगा। और एक टाइम बाउंड पीरियड होगा कि जनवरी में रिक्त पदों की सूचना प्रकाशित की जाएगी, फरवरी में फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च तक आदेश होंगे और अप्रैल तक कर्मचारियों को अपने नए स्थान पे जो भी कार्य ग्रहण करना पड़ेगा। और अलग अलग परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ जो वरीयता वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी को 2 साल का जो भी कार्यकाल है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में पूरा करना पड़ेगा। और प्रोबेशन काल में किसी भी कर्मी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई, जिसमें विधवा, दिव्यांग या अन्य जो भी विशेष बीमारी वाले मामले हैं या खेल उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह, उनकी बात अलग है। तो ये पूरी महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और ये पूरा PDF, ये पूरा आदेश है या एक तरह से पूरी जो नोटिफिकेशन है उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।